आज मैं आप लोग को 2023 में हुए बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। पेपर का संकेतांक है 801। डीडी पेपर का ये मॉडल सॉल्व कराएंगे, जिसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं कुछ कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और पेपर 2 खंडों में बटा होता है। खंड अ जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, और खंड ब जो है कि आपका किसके लिए है? खंड ब आपका विस्तृत प्रश्न के लिए है, जिसे विवरणात्मक प्रश्न भी कहते हैं। OMR शीट पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से दिए गए सर्किल को काला करना है और ये प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला है, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह जो है कि किस विधा की रचना है? झूठा सच क्या है? यह एक उपन्यास है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है, उपन्यास है। यह देश के विभाजन के समय पर जो है कि लिखा गया है। और झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है? ये यशपाल ने लिखा है। किसने लिखा है? यशपाल ने। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि झूठा सच को किसने लिखा है या झूठा सच क्या है, किस विधा की रचना है, तो ये तो उपन्यास हो गया। लेकिन झूठा सच किसने लिखा? तो यशपाल ने लिखा। अगला प्रश्न है, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जयप्रकाश भारती। कौन सा प्रश्न है? जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये दिया है, ए गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। ये क्या है? गलत है। कौन है गुनाहों के देवता के? धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। मुंशी प्रेमचंद दिया है तो गलत है। तो ये भी याद रखिएगा कि गुनाहों के देवता का सही उत्तर क्या है? धर्मवीर भारती। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं हैं। जनक कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो ये तो सही है। तो यही विकल्प सी सही होगा। लेकिन अब इसके बारे में भी जान लीजिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ये गलत है। ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो सभी प्रश्नों का सही सही आप लोग को पता चल गया उत्तर। तो ऐसे ही अगर इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए मथुरानाथ शुक्ल। मथुरानाथ शुक्ल, विकल्प ए सही है, मथुरानाथ शुक्ल। अगला प्रश्न है 5, सारंगधर रचनाकार हैं। सारंगधर रचनाकार हैं, ये कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हमीर रासो। विकल्प बी, हमीर रासो हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला जो है कि क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। अगर प्रकृति का मानवीकरण और श्रृंगार और प्रेम वेदना, ये जो है कि छायावाद की प्रमुख जो है कि प्रवृत्तियाँ है। तो इसमें श्रृंगार और प्रेम वेदना दिया है।
लेकिन अगर इसके बदले में प्रकृति का मानवीकरण भी होता तो वो भी सही होता। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद, ये छायावाद होगा। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास कौन है? श्याम सुंदर दास। लेकिन शुक्लोत्तर युग के ये अकेले नहीं हैं, और भी अगर पूछा जा सकता है तो गुलाब राय भी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये सब शुक्लोत्तर युग के हैं। और शुक्लोत्तर युग के जो है कि जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। इतने लोग जो है कि इसमें आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, द्विवेदी युग। विकल्प बी, द्विवेदी युग। यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि साकेत किसकी रचना है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एकांकी। यहाँ से भी एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये इसका हो गया एकांकी हो गया। भारत दुर्दशा किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि है। विकल्प बी, रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के हैं? रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे सब समाज निज देखा, कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू, आ बिनु पद कर कोऊ बहु बाहू। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये पूछ रहा है कि रस कौन सा है। तो यहाँ पर रस जो है कि करुण रस नहीं है, वीर रस नहीं है, शांत रस नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। अगला प्रश्न है 12, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला विकल्प सी, सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। और ये दो प्रकार का होता है, एक विषम और दूसरा सम। और टोटल मात्राएं कितनी होती है? 24 होती है। विषम मात्राएं 11-11 की होती है और सम मात्राएं 13-13 की होती है। अगला शब्द है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है कि विकल्प डी, नीर का प्रयोग किया गया है। विकल्प डी, नीर का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प सी, कोदंड सही है। क्या होता है? कोदंड। अगला है, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है, ई, यानी ई होगा, भलाई। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते, षड दर्शन में कौन सा समास है? षड दर्शन में कौन सा समास है? तो जहाँ पर संख्या आता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मतिभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। मतिभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तृतीया विभक्ति बहुवचन। विकल्प सी, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है।
हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है? इस प्रश्न का सही उत्तर हरिधन अत्र यानी विकल्प सी सही है। अगला है पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन है। पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्यम पुरुष बहुवचन, विकल्प बी मध्यम पुरुष बहुवचन है। अब आगे के प्रश्नों को जो है कि खंड ब में हल करेंगे। तो ये OMR पर आप लोग को 20 प्रश्न सॉल्व करने थे, जिनका उत्तर दिए गए OMR शीट के सर्किल को पूरी तरह से काले या नीले पेन से, डॉट पेन से, बाल पॉइंट पेन से उसको क्या कर देना है, काला कर देना है। और ये प्रश्न जो है कि आए हैं, तो इसमें जो है किसी न किसी सेट में भी प्रश्न रिपीट होंगे और ऐसे ही पेपर आएगा आप लोग 2024 के लिए। तो 2024 में इस तरह के पेपर को सॉल्व कीजिए। खंड ब में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये खंड ब में आपको जो है कि गद्यांश दिया गया है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ये दिया हुआ है, तो इसको जो है कि अंडरलाइन भी दिया गया है और इसमें और भी दिया है, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपोलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिंतयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते। ये दिया गया है, तो इसमें 3 प्रश्न दिया गया है और इसमें जो है कि एक अथवा भी दिया गया है। तो इसमें से किसी एक का करना है और इसका उत्तर 3 पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा धर्मचक्र कहाँ पर स्थित है। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। आगे की वीडियो में मैं इन प्रश्नों को जो मॉडल पेपर 2024 के लिए होगा वो सब सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को केवल ये दिखाया जा रहा है कि कैसे पेपर आ रहे हैं। तो इस टाइप से आप लोग तैयार करेंगे और सेलेक्टेड टॉपिक भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। दूसरा खंड ख में भी इसी तरह से दिया गया कि एक पैराग्राफ दिया है और इसमें भी जो है कि 3 प्रश्न दिया गया है। इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना है, उत्तर देना है और इसी जो है कि इसका जो है क्या लिखना है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित का व्याख्या करना है और उपयुक्त गद्यांश में कहाँ से दृश्यों का चित्रण किया गया है इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो है कि गद्य था, अब यहाँ पर पद्य है और पद्य में भी जो है कि 2 है, जिनमें से किसी एक पद्य को आप लोग को उत्तर देना है। जो इस पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। जैसे गद्यांश में देना था तो यहाँ पर पद्यांश के रूप में देना है। पद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है इसके बारे में बताना है। आगे के प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक गद्यांश एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का जो है कि आप इसका जो है कि क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे और जो है कि 3 नंबर में आपके जो है कि इसका अर्थ लिखेंगे, अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर उस पर मिलेगा। तो इसमें जो है कि ये 2 दिया गया है और दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है।
अगले प्रश्न में जो है कि क्या दिया गया है, अगले प्रश्न में दिया गया है आपको जो है कि वो गद्यांश दिया गया था और उस गद्यांश के अतिरिक्त दिया गया है पद्यांश कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 2 और 3 नंबर का है। तो इसमें जो है कि कुछ सेलेक्टेड जो है कि आपके संस्कृत के जो है कि श्लोक आते हैं और उनका जो है कि आप लोगों को जो है कि हम बताएंगे कि कौन कौन से श्लोक तैयार कर लेंगे तो आपका जो है कि परीक्षा में आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि 2 दिया गया है, एक का जो है कि संदर्भ सहित क्या करना है, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस तरह से प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है आपका खंड काव्य से संबंधित है। तो अगला प्रश्न में जो है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो ये हर जिले में अलग अलग क्या चलता है, ये खंड काव्य चलता है और उसी खंड काव्य को आप लोग को करना है। और आप लोगों को जो है कि जब आप लोग किताब खरीदते हैं या आपके विषय के अध्यापक बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा जो है कि खंड काव्य चलता है तो उसी खंड काव्य को आप लोग को आंसर देना है। तो इसमें जो है कि आपको जो है कि बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं। इस खंड काव्य को जो है अगला प्रश्न आता है आप लोग को खंड काव्य के बाद अगला प्रश्न क्या आता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी जो है कि 3 और 2 5 नंबर का आता है। तो जीवन परिचय देना है, ये 3 नंबर का है और एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ये 2 नंबर का है। और यहाँ से भी आप लोग को सेलेक्टेड जो है कि लेखक का नाम बताया जाएगा, उतना पढ़ लेंगे तो आपको हर साल कोई न कोई अवश्य मिल जाएगा। तो इसमें जो है कि दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवती शरण उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 में से आप लोगों को जो है कि किसी एक का जो है कि जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताना है। उसी तरह से एक जो है कि कवि का आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। तो इसमें भी जो है कि सेलेक्टेड जो है कि कवि के दिया जाएगा जिसमें से आपको हर साल वो अवश्य मिल जाएगा। तो इसमें जो है कि पहले कवि हैं महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। इन 3 कवियों को जो है कि लिखना है। 3 में से किसी एक का जो है कि क्या देना है, जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो ये भी 5 नंबर का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक जो है कि आप अगर 2 या 3 श्लोक पढ़ते हैं और याद करते हैं तो उसमें से कोई न कोई एक आपका जो है कि मिल जाएगा जो पेपर में नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 28 में ये 2 क्वेश्चन करना, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ से भी कुछ सेलेक्टेड पार्ट है, उसी पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो 4 पूछे जाते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं। तो ये जो है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से जो है कि टोटल जो है कि लगभग जो है कि 10-12 क्वेश्चन बनते हैं और 10-12 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका ये जो है कि अनुवाद वाले पोर्शन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दारासिकोह वाराणसी आगत्य किम करोत। ये प्रश्न को करना है कि दारासिको वाराणसी में किस लिए आता है। और गीतायाः कः संदेशः, ये दूसरा है। और न्यायाधीशस्य पीठे आसने कः अतिष्ठित। और अगला है मरीष्यतः मित्रम किम अस्ति। ये जो है कि 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। मैं आप लोग को जो है कि इकट्ठे जितने 10-12 प्रश्न हैं इन प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो आपके अनुवाद में
हर साल 4 आता है तो 2 आपको करना होता है। तो यहाँ से करीब करीब जो है कि 12 से जो है कि 20 तक के क्वेश्चन है, मैक्सिमम 12 से 20 के बीच में ही टोटल क्वेश्चन है, तो इनको करना होता है। और उसी तरह से निबंध भी दिया हुआ है, तो ये निबंध भी जो है कि सेलेक्टेड टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई जो है कि आपको हर साल आपको निबंध मिल जाएगा। जैसे इस साल पूछा है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, छात्र एवं अनुशासन और प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। तो यहाँ से जो है कि ऐसे ही जो है कि अगर जो है कि यहाँ पर 4 दिया है और जो है कि 3-4 और टॉपिक इसमें जो है कि आप तैयार कर लेते हैं तो वहाँ से आपको एक न एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न में आप लोग को मुख्य तौर पर ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कराया गया, बाकी के प्रश्नों को आगे की वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा और मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। और पूरा वीडियो आप लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है। और आगे हर सब्जेक्ट का पहले एक एक वीडियो मॉडल पेपर जो है कभी आएगा। और ये जो है 2023 में जो पेपर हुए हैं तो जो जो सेट उपलब्ध हैं जिस सीरीज के, वो आप लोग को भी सॉल्व कराए जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।